गरीब बना करोड़पति। केशवपुर नाम के गांव में एक सरिता नाम की विधवा औरत रहा करती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम था शिवा। शिवा बहुत ही मासूम था, अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उनके हालात बहुत गरीब होने के कारण वो लोग कोई त्योहार तक नहीं मना पाते थे। सरिता घर घर जाकर लोगों के यहाँ काम करती थी। ऐसे ही एक दिन माँ, तुम हमेशा काम करती हो, मेरे लिए तुम्हें वक्त ही नहीं मिलता। नहीं मेरे बच्चे, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो हम खाना क्या खाएंगे। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। मैं बड़ा होकर नौकरी करूँगा और तब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी माँ। हाँ मेरे बेटे। सरिता अपने बेटे को गले लगा लेती है और अपने काम में लग जाती है। शिवा अपने माँ की हर तरह से मदद कर दिया करता था। वो स्कूल जाकर बहुत पढ़ाई करता था और उसकी मेहनत भी रंग लाया करती थी। वो स्कूल में हर साल अव्वल आया करता था, जिस वजह से स्कूल की तरफ से उसे स्कॉलरशिप मिला करती थी और उसी स्कॉलरशिप से उसकी पढ़ाई चल रही थी। स्कूल के बाद शिवा अपने माँ के साथ काम पर जाता था। उसे पढ़ाई का इतना शौक था कि उसे जहाँ जो कुछ मिले वो पढ़ाई शुरू कर देता और इसी वजह से उसकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी बन गई थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी माँ के साथ हरि प्रसाद जी के घर गया। बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं मेरे काम खत्म करके आती हूँ। हाँ माँ, तुम जाओ, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। सरिता वहां से काम करने चली जाती है। शिवा वही हॉल में बैठकर एक न्यूज़पेपर लेकर पढ़ने लगता है। तभी हरिप्रसाद जी की लड़की शमा वहां आती है और शिवा को देखकर उसे बोलती है, ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ मेरी माँ के साथ आया हूँ। अच्छा, मगर तुम्हें मेरे घर में इस पेपर को किसने हाथ लगाने बोला? ये मेरा है, समझे? अरे मैं इसे सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मैंने इसे कुछ नहीं किया। अच्छा, मेरे घर में आकर मुझसे ही झगड़ा कर रहे हो? पिताजी, पिताजी। उसकी आवाज सुनकर हरिप्रसाद बाहर आते हैं। क्या हुआ है मेरी बच्ची, क्यों आवाज लगा रही हो? पिताजी, ये देखो, मेरे घर में आकर मेरा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और मैंने पूछा तो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया। ए लड़के, तुम यहाँ कैसे आए? किसके साथ आए हो? मैं मेरी माँ के साथ आया हूँ। ये सब बातें सुनकर सरिता भी हॉल में आ गई। क्या हुआ है साहब? ये लड़का कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा है? जी साहब, ये मेरा बेटा है और ये घर पे अकेला था, इसीलिए मैं इसे साथ लेकर आई। माँ, मैं सिर्फ ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मैंने कुछ नहीं किया माँ। शिवा सरिता के पास जाकर खड़ा हो गया। जी, मेरा लड़का आज के बाद कभी भी आपके यहाँ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा। यही उसके लिए ठीक होगा। सरिता अपने बेटे शिवा को लेकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद शिवा के स्कूल में रिजल्ट आता है। उनकी 5वीं कक्षा में शिवा अव्वल आया था और हरिप्रसाद की बेटी तीसरे नंबर से पास हुई थी। उसी दिन सरिता अपने बेटे को लेकर हरिप्रसाद के घर काम करने गई। बेटा, इधर किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। आज मैं जल्दी काम खत्म करके आऊंगी, ठीक है? हाँ माँ, मैं किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं काम खत्म करके आती हूँ। ऐसा कहकर सरिता वहां से चली गई। शिवा चुपचाप वहां एक कोने में खड़ा रहा। कुछ देर बाद शमा के कुछ दोस्त उसके घर आए। सब लोग हंसी मजाक करने लगे और शमा का स्कूल में तीसरा नंबर आने की वजह से शमा ने एक केक काटा। आओ दोस्तों, चलो मिलकर हम केक कट करते हैं। शमा और उसके सारे दोस्त केक खाने लगे। कोने में खड़ा शिवा ये सब देख रहा था। तभी उसकी माँ काम खत्म करके वहां आई। चले बेटा घर, बहुत देर हो रही है। माँ, मुझे भी केक चाहिए। चलो बेटा, ये केक हमारे लिए नहीं है। मगर माँ, उन्होंने तो वो केक कुत्ते को भी खिलाया, मगर मुझे एक टुकड़ा भी नहीं दिया। नहीं मेरे बच्चे, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं खुद मेरे बच्चे को केक खरीद कर दूंगी। सच में माँ? हाँ मेरे बेटे, चलो अब घर। हाँ माँ। अब शिवा और सरिता घर जाने के लिए निकलते हैं। घर जाते जाते रास्ते में एक छोटा बच्चा सरिता के पास आता है और उसे कहता है, माँ जी, आप एक लॉटरी का टिकट ले लीजिए ना, सिर्फ 1 रुपए का है, ले लीजिए ना। माँ, ले लो ना लॉटरी का टिकट। ठीक है, दे दो। सरिता उस बच्चे को 1 रुपया देकर उससे वो टिकट खरीद लेती है और शिवा और सरिता घर जाते हैं। घर जाकर सरिता उस टिकट को भगवान के सामने रखती है और घर के काम करने लग जाती है। शिवा मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, तुम हमेशा सबकी सुनते हो, आज मेरी भी सुन लो, मुझे ये लॉटरी का टिकट लगने दो।
दूसरे दिन सरिता अपने घर के काम खत्म करके शिवा को लेकर फिर से हरिप्रसाद के घर जाती है। उस दिन भी शिवा की नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है, लेकिन उसे पिछली बार का किस्सा याद था, इसीलिए वो चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। तभी हरिप्रसाद की बेटी शमा वहां आई और उससे कहा, ए शिवा, इधर आओ। मेरे ये खिलौने भरकर एक जगह रख दो। आया। अरे कितना टाइम लगाते हो? शमा सोफे पे बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। तभी उसकी नजर एक लॉटरी के टिकट पर गई और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि कल एक लॉटरी का टिकट ले लो, मगर आपने नहीं लिया। देखो 11223 नंबर को लॉटरी लगी है पिताजी। अच्छा बाबा, कल लेकर दूंगा, ठीक है? जी पिताजी। ऐसा कहकर शमा न्यूज़पेपर पढ़ने में व्यस्त हो गई। तभी शिवा ने अपने साथ लाया वो लॉटरी का टिकट निकाला और उस पर जो नंबर था वो देखा और उसे वही नंबर दिखाई दिया जो उस न्यूज़पेपर में था। उसने तुरंत अपनी माँ को आवाज लगाई। माँ, माँ जल्दी इधर आओ। शिवा की आवाज सुनकर सरिता जल्दी जल्दी बाहर आ गई। उसने शिवा के हाथ में वो लॉटरी का टिकट देखा और कहा, अरे क्या हुआ है शिवा, ऐसे आवाज क्यों थी बेटा? अरे माँ, हमें लॉटरी का टिकट लगा है। अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। क्या शिवा, ये सच है? हाँ माँ, ये सच है। और अब हमें किसी अमीरों के यहाँ नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। चलो माँ यहाँ से। हाँ चलो सेठ जी, मैं आती हूँ। ऐसा कहकर सरिता और उसका बेटा शिवा वहां से चले जाते हैं। शमा और हरिप्रसाद उन दोनों की ओर देखते ही रहते हैं। उन लॉटरी के पैसों की मदद से सरिता एक अच्छा घर बनवा लेती है, अपने बेटे शिवा की सारी जरूरतें पूरी करती है, उसे उसका मनचाहा केक भी खिलाती है। अब सरिता को काम करने की कोई जरूरत नहीं बची और वो अपने बेटे के साथ हंसी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। सौतेली माँ। रामपुर नाम के गांव में एक श्याम नाम का आदमी रहता था। उसकी दूसरी पत्नी गंगा, उसकी बेटी शमा और उसके पहले पत्नी की लड़की रेवती भी उसके साथ रहा करती थी। घर में सब हंसी खुशी रहा करते थे। उनके घर में गाय भैंसें बहुत थी और उनकी जिम्मेदारी गंगा पर थी। गंगा अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे गंगा, आज इतना दूध बच गया? अरे वो आज कुछ ग्राहक आए ही नहीं। अच्छा, तुम इसका कुछ बना दो, नहीं तो दूध खराब हो जाएगा। जी हाँ, बना दूंगी, आप चिंता मत करो। अच्छा। ऐसे ही एक दिन गंगा की पड़ोसन सुशीला उसके साथ बातें कर रही थी। अरे गंगा, तुम्हारी बेटी शमा कितनी सुंदर दिखती है और रेवती तो उससे भी ज्यादा सुंदर दिखती है, मगर उसे किसी भी चीज का गर्व नहीं है। हाँ वो तो है, मगर मेरी शमा ही दिखने में ज्यादा सुंदर है। तुम कुछ भी कहो, हाँ तुम जो कहती हो वही सही होगा। गंगा अपने घर में चली आती है। घर में आने के बाद उसके मन में बहुत बुरे विचार आने लगते हैं। इस रेवती को तो मैं अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। मेरी बेटी से खूबसूरत और कोई दिख ही नहीं सकता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गंगा रेवती के सौंदर्य की वजह से उसे बहुत भला बुरा कहती थी, उसे बहुत सारा काम करने को देती थी। बेचारी रेवती सारा काम करती थी। ऐसे ही एक दिन बहुत सारा काम करके वो थक गई थी और सोने जा रही थी। तभी वो अपने माँ के कमरे के पास गई और मन ही मन बोली, माँ तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो पता नहीं, मगर तुम मेरी माँ हो, इसलिए मैं तुम्हारी सारी बात मान लेती हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से निकल ही रही थी कि तभी उसकी नजर उसके पैर के पास पड़े एक सांप पर गई। वो जोर से चिल्लाई और तभी वो सांप जाकर उसकी सौतेली माँ को काट लेता है। सांप के काटते ही गंगा नींद से उठ जाती है और बहुत डर जाती है। माँ तुम्हें सांप ने काटा है, मैंने अभी देखा है, वो वहाँ गया है। अब मैं क्या करूँ, मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, हे भगवान बचा ले मुझे। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर पति श्याम और उसकी बेटी शमा भी वहां आ गई। सब लोग बहुत चिंता में डूब गए। तभी रेवती ने अपने माँ के पैर को एक कपड़े से बहुत पक्का बांध दिया और जहाँ उस सांप ने काटा था वहां अपना मुंह लगाकर खून चूसने लगी। वो खून बाहर थूककर निकालने लगी। धीरे धीरे रेवती बेहोश हो जाती है और उसी के साथ गंगा भी बेहोश हो पड़ती है। हे राम, अब मैं क्या करूं? मेरी मदद करो भगवान। ऐसा कहकर श्याम बहुत घबरा जाता है और अपने पड़ोसी मित्र रंगा के पास मदद मांगने जाता है। रंगा, मेरी पत्नी को सांप ने काट लिया है और उसके पैर को रेवती ने चूस लिया, इसलिए अब वो भी बेहोश हो गई है। मेरे साथ चलो, हम उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। हाँ हाँ चलो।
रंगा और श्याम उसके घर गए और उन दोनों को उठाकर अस्पताल लेकर आए। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, इनको सांप ने काटा है, इनका जल्द ही इलाज करना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर, मेरी पत्नी और बेटी दोनों को बचा लीजिए। जी। ऐसा कहकर श्याम और रंगा बाहर खड़े रहते हैं। रेवती और गंगा को अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कर लिया जाता है। श्याम बहुत चिंता में पड़ जाता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। इनके पति कौन है और पिताजी? हाँ डॉक्टर साहब, वो मेरी लड़की है, उसने अपने माँ की जान बचाई है। हाँ, अब वो दोनों खतरे से खाली है, उस लड़की ने उनकी जान बचाई है। क्या हम उन्हें मिल सकते हैं? जी हाँ, अब आप उनको मिल सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। शाम गंगा और रेवती को देखने के लिए अंदर कमरे में जाता है। तभी गंगा आंखें खोलती है। अजी, मुझे तो सांप ने काटा था ना? हाँ गंगा, तुम्हें सांप ने काटा था और तुम दोनों बेहोश थी, लेकिन अब तुम खतरे से बाहर हो। और थोड़ी देर हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। कौन दोनों? तुम और रेवती। रेवती ने तुम्हारी जान बचाई है गंगा, जिसका तुम हमेशा तिरस्कार करती आई हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे मेरी बच्ची को पहचानने में बड़ी गलती हो गई। अब तुम आराम करो। तभी रेवती को भी होश आता है। होश आते ही वो अपने माँ के बारे में पूछती है। माँ कैसी है पिताजी? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? ये सुनकर गंगा की आंखें भर आई। वो उठकर रेवती के पास आई। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। नहीं माँ, तुम तो मेरी प्यारी माँ हो। गंगा को अपने बर्ताव पर शर्मिंदगी महसूस हुई और उस दिन के बाद उसने अपनी बेटी से सौतेला व्यवहार करना बंद कर दिया। 2 दिनों बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वे दोनों घर आकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी किसी के सौंदर्य को नहीं, बल्कि उसके गुणों को महत्व देना चाहिए। एक शांतिनगर नाम के शहर में रमेश और सुरेश नाम के 2 बेटे अपनी माँ के साथ रहा करते थे। माँ उनके पिताजी के गुजर जाने के बाद अकेले ही घर का गुजारा किया करती थी। उनके घर में बहुत गरीबी होने के कारण दोनों ही बच्चों को वो नए कपड़े नहीं लेकर दे सकती थी, मगर वो अपने बच्चों को हमेशा ही अच्छी शिक्षा दिया करती थी। उसके दोनों बेटे भी बड़े होशियार थे। उन्होंने उसे कभी अकेले पढ़ने नहीं दिया था। अब एक दिन सुरेश और रमेश सोचते हैं कि अरे सुरेश, हमारी माँ कितनी मेहनत करती है, क्या हम हमारी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? हाँ रमेश, यही विचार मेरे मन में कई बार आया। तो हम क्या कर सकते हैं माँ के लिए? हम कुछ काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं। ये तुम्हारा अच्छा विचार है। हम दोनों ऐसा ही करेंगे, जिससे हम अपनी माँ को कुछ खुशियां दे सकें। हाँ चलो, हम कुछ काम ढूंढते हैं। अब सुरेश और रमेश एक दुकान पर पेपर बांटने का काम ढूंढ लेते हैं। वो दोनों सुबह सुबह घर जाकर पेपर बांट कर आया करते थे और उनके पैसों से उन्होंने माँ के लिए एक साड़ी खरीदी। माँ, मैंने आपके लिए एक साड़ी खरीदी है, ये हम दोनों मिलकर लाए हैं। माँ, ये साड़ी तुम्हें पसंद आई? हमने हमारी कमाई से ली है। अरे, ये तुम दोनों ने कब ली और इसकी क्या जरूरत थी? अरे माँ, इसकी जरूरत थी आपको। आप हमारे लिए कितना करती हैं? अरे माँ, तुम्हारे लिए हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इतना ही तो किया है। तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो और मुझे भगवान की कृपा से मिले हो। ऐसा कहकर माँ ने रमेश और सुरेश को गले लगा लिया और अपना काम करने के लिए चली गई। अब सुरेश और रमेश दोनों मन लगाकर पढ़ाई किया करते थे। उनकी परीक्षा में मार्क्स भी अच्छे आते थे। इसी वजह से उनसे माँ बहुत खुश हुआ करती थी। अब रमेश और सुरेश बड़े हो गए, उनकी अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। वो बहुत अच्छा काम करने लगे। अब उनकी माँ को काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक दिन रमेश और सुरेश अपनी माँ से कहते हैं, माँ, अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम काम छोड़ दो। दोनों बेटे यही बात बोलने लगते हैं। फिर उनकी माँ उनसे कहती है, अरे मेरे बच्चों, तुमने मेरे लिए ऐसा सोचा, यही बहुत है। मुझे और क्या चाहिए? अब तुम मेरे बारे में ज्यादा मत सोचा करो। अब तुम तुम्हारे बारे में सोचो कि आगे तुम्हें क्या करना है। ऐसा बोलकर माँ वहां से चली जाती है और रमेश और सुरेश अपनी अपनी सोच में डूब जाते हैं कि माँ के बोलने का क्या मतलब है। अब कुछ दिनों बाद रमेश और सुरेश अच्छी घर की लड़कियों के संग शादी कर लेते हैं और उनसे शादी करने के बाद वो एक ही घर में सारा परिवार मिलजुल कर रहने लगता है। और अब रमेश सुरेश की बीवियां अपने पति से कुछ न कुछ बात पर झगड़ा किया करती थीं। रमेश की बीवी का नाम था शीला और सुरेश की बीवी का नाम था सीमा। दोनों एक दूसरे के संग बहुत अच्छी तरह से रहा करती थी, मगर
उनकी माँ का कुछ भी काम नहीं किया करती थी। बच्चों की शादी हो जाने के बाद उसके बेटों ने उससे कहा था कि अरे माँ, अब तुम्हारी बहुएं आ गई हैं, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ, मुझे अब कोई चिंता नहीं है। इसी वजह से माँ अब कोई काम नहीं कर रही थी, मगर ये सब देखकर बहुएं सास से बड़ी ईर्ष्या किया करती थी और उनसे अच्छे से बात भी नहीं करती थी। इसी वजह से वो अपने पतियों से हमेशा माँ के बारे में शिकायत किया करती थी। शीला रमेश से बोली, अजी सुनते हो, आपकी माँ कुछ भी काम नहीं करती है और अगर बच्चों को संभालने की बोलो तो बोलती हैं कि मेरे बच्चों ने मुझे काम करने के लिए मना किया है। ऐसा बोलकर वे बात टाल देती हैं। अरे क्या बात कर रही हो ये तुम भाग्यवान, हमने तो माँ को ऐसे ही कहा था, मगर लगता है उन्होंने बहुत मन से ले लिया। चलो जाने दो ना। अब इधर सुरेश का भी यही हाल था, उसकी पत्नी भी उससे शिकायत कर रही थी। सीमा बोली, अजी सुनते हो, माँ ना कुछ भी काम नहीं करती मगर हमारे पैसों से मजे कर रही है। हाँ तुम सही कह रही हो, हमें माँ का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ऐसा सोचकर सुरेश और रमेश एक दिन घर में बैठकर ऐसे ही गप्पे मार रहे थे। तभी माँ का विषय निकला तो सुरेश बोला, अरे रमेश, अब माँ को संभालना हमारे बस की बात नहीं है। हम हमारी माँ को किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं भेज देते, उससे हम भी खुश रहेंगे और हमारी बीवियों की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। हाँ भैया, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, हम ऐसा ही करेंगे। अब दोनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं, अब कोई टेंशन नहीं। ऐसा सोचकर दोनों भाई अपनी पत्नियों के संग सो जाते हैं। बच्चे ये सारी बातें सुन लेते हैं मगर उन्हें ये बात पसंद नहीं आती। वो उनकी दादी के पास जाकर उन्हें एक योजना बताते हैं। दादी जी, आपको माँ और पिताजी वृद्धाश्रम भेजने के लिए सोच रहे हैं। क्या बात कर रहे हो बेटा? दादी जी, मेरे पास एक अच्छी योजना है। मैं आपको एक योजना बताता हूँ, आप वैसे ही करना जैसा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, आप जैसा बताओगे मैं वैसे ही करूँगी। दादी, कल हम आपको एक बड़ा सा संदूक ला कर देंगे और उसमें आपको जायदाद के नकली कागज रख देना और घर में बताना कि ये मेरे पति ने मेरे नाम पर किए हैं। ठीक है बेटा। बच्चे रात को ही एक बड़ा संदूक लेकर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, दादी, ये बहुत ही बड़ा संदूक है और अब इसमें आप कल कुछ जायदाद के पेपर रख देना, जिससे इन्हें भरोसा हो जाएगा कि आपके पास कुछ तो पैसे हैं। फिर ये लोग आपके घर में अच्छे से देखभाल करेंगे और हम आपके साथ रह पाएंगे। हाँ मेरे बच्चों, मुझे भी आपके साथ ही रहना है, आप चिंता मत करो। आपकी वजह से ही मैं मेरे परिवार के साथ रह सकती हूँ और मुझे क्या चाहिए इस जिंदगी में। बच्चे अपनी दादी से बड़े प्यार से मिलते हैं और उनको लेकर दादी सो जाती हैं। अब अगले दिन बच्चे जैसा बताते हैं दादी ठीक वैसा ही करती है। अब रमेश और सुरेश को यह पता नहीं चल रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। वो एक दूसरे की ओर देखते हैं, तभी वो कुछ अजीब सा महसूस करते हैं। बेटा, अब मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ, मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पिताजी ने मेरे नाम पर 50 एकड़ जमीन करके रखी है। उन्होंने कहा है कि उनके मरने के बाद जो मुझे संभालेगा उसके नाम पर ये जायदाद हो जाएगी। माँ की ये बात सुनकर रमेश और सुरेश हक्के बक्के रह जाते हैं और मन ही मन में सोचते हैं। रमेश सुरेश से बोला, अरे हमारी माँ के पास इतने सारे रुपए की जमीन है, क्या तुमको इसके बारे में पता था? नहीं भाई, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब सुरेश और रमेश अपनी माँ को अच्छी तरह से संभालने लगते हैं और उनकी दोनों ही बहुएं उनकी इतनी सेवा करती हैं कि माँ ये सब देखकर बहुत खुश होती है। और बच्चे भी बड़े खुश थे कि वो अब उनकी दादी के संग रह सकते हैं। बच्चे दादी से बोले, देखो अब सब कितनी अच्छी तरह से आपसे बर्ताव कर रहे हैं, अब आपको कोई टेंशन नहीं है। हाँ मेरे बच्चों, मुझे और क्या चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहने को मिल रहा है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बच्चों की बातें सुन दादी बहुत खुश होती है और अपने बच्चों को गले लगा लेती है और बोलती है, बेटा तुम्हारी वजह से मुझे इस घर में रहने के लिए अच्छे तरीके से देखभाल मिल रही है। अब दादी, बेटे और बच्चे खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा हमारे बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, वो हमारे लिए आज भी बहुत जरूरी हैं। किशनगढ़ नाम के गांव में सरोज नाम की एक सुंदर लड़की उसकी दादी के साथ रहती थी। सरोज बहुत मेहनती थी, वो अपनी दादी को कोई भी काम करने नहीं देती थी। सरोज की एक दोस्त थी सोना। सोना बड़ी ही गुस्सैल थी, उसे वक्त की बिल्कुल कदर नहीं थी। ऐसे ही एक दिन सरोज और सोना स्कूल छूटने के बाद घर वापस आ रहे थे। चलना सरोज, हम थोड़ा खेलते हैं, चलना। अरे मैं नहीं,
मेरी दादी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। एक दिन लेट हो गया तो चलता है, तू उसकी चिंता मत कर, हम कुछ बहाना बना देंगे। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती सोना। चल घर चलते हैं, दादी मेरा इंतजार कर रही होगी। रुक ना सरोज, आज के दिन कुछ भी बोल देना मेरे लिए। सरोज को सोना के खातिर रुकना पड़ा, मगर वो मन ही मन बहुत घबरा गई थी क्योंकि वो अपनी दादी से कभी झूठ नहीं बोलती थी। बहुत देर तक खेलने के बाद सरोज और सोना घर के लिए निकलते हैं। घर आते आते बहुत अंधेरा हो गया। वहाँ सरोज की दादी बहुत घबरा गई थी क्योंकि सरोज इतनी देर तक कभी भी बाहर नहीं रुकती थी। सरोज घर आई। दादी, आज सोना के साथ खेलते खेलते देर हो गई। मेरी बच्ची, बताकर जाना चाहिए था ना घर में। मुझे कितनी चिंता हो रही थी, पता है तुम्हें? सरोज थोड़ी शर्मिंदा हो गई। उसका ये बदला हुआ स्वभाव देखकर दादी थोड़ी चिंता में पड़ गई, मगर दादी ने उसे ज्यादा कुछ कहा नहीं। दोनों भी खाना खाकर सो गई। अगले दिन सुबह ही उठकर सरोज ने घर के सारे काम निपटा लिए और स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। मेरी बच्ची, तुम्हें पता है ना कि तुम घर पर जल्दी नहीं आती तो मेरा ध्यान नहीं लगता। हाँ दादी, पता है। आज से मैं स्कूल से जल्दी घर आ जाया करूंगी। अच्छा ठीक है बेटी, अब जाओ। सरोज सोना के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। शाम को स्कूल खत्म होने के बाद आज के दिन भी सोना सरोज को ज्यादा देर तक खेलने के लिए आग्रह करती है। आज भी चलोगी ना सरोज? बहुत मजा आया था ना कल खेलने में? हाँ, कल बहुत मजा आया था, मगर मेरी दादी घर पर इंतजार कर रही थी। आज मैंने उनसे वादा किया है कि आज मैं जल्दी आऊंगी। कल तुम्हारी दादी तुम्हें चिल्लाई क्या? नहीं, मेरी दादी कभी मुझे चिल्लाती नहीं है। वो मुझसे हमेशा प्यार से बात करती है। तो फिर आज भी कुछ नहीं होगा। तुम्हारी दादी आज भी कुछ नहीं बोलेगी। चलो खेलते हैं। दोनों खेलने में इतनी व्यस्त हो गई कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। ऐसा ही बहुत दिनों तक चलता रहा। सरोज हर रोज घर देर से जाने लगी। दादी को इस बात की चिंता होने लगी थी, लेकिन दादी ने सरोज से कुछ नहीं कहा। दादी ने सरोज को छूट देकर रखी थी। ऐसे ही एक दिन, बेटा सरोज, कल तुम्हारा जन्मदिन है, कल तो समय पर आ जाओगी ना? हाँ दादी, कल मैं जल्दी आऊंगी। कल मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाने वाली हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। क्या तोहफा लाने वाली हो दादी आप मेरे लिए? वो तुम्हें कल ही मिलेगा, आज नहीं। अब तुम खाना खाकर सो जाओ। दादी और सरोज खाना खाकर सो गई। अगले दिन सरोज नए कपड़े पहनकर स्कूल गई और शाम होने का इंतजार करने लगी। शाम हो जाने के बाद सरोज और सोना स्कूल से बाहर आई। सरोज, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सोना, मगर आज हम नहीं खेल सकते क्योंकि दादी ने मुझे आज जल्दी बुलाया है। अरे सरोज, ऐसा क्यों बोल रही हो? आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। आज हम और ज्यादा मस्ती करेंगे। चलो। नहीं सोना, आज नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उस दिन सरोज और सोना सही वक्त पर घर गई। सरोज को जल्दी घर आया देख दादी बहुत खुश हो गई। आओ मेरी बच्ची, आज जल्दी आ गई। हाँ दादी, आप मुझे कुछ अच्छा तोहफा देने वाली थी ना? क्या है वो तोहफा? बताइए ना मुझे। हाँ बताऊंगी ना, थोड़ा सब्र करो मेरी बच्ची। सरोज के जन्मदिन के मौके पर दादी उनके पहचान वाले सभी लोगों को खाने की दावत देती है। उन सबको घर में देखकर सरोज बहुत खुश हो गई। दादी ने सरोज के लिए बहुत बड़ा केक बनाकर लाया था। सरोज का बर्थडे धूमधाम से मनाया गया। सरोज, तुम्हें आज मैं क्या देने वाली थी, इसकी बहुत उत्सुकता थी ना? ये लो तुम्हारा गिफ्ट। इसमें क्या है दादी? खोल कर देखो। दादी, ये तो बहुत सुंदर है। ये आपने मेरे लिए लाई है? हाँ बच्ची, ये तुम्हारे लिए ही है। ये मेरी माँ ने मुझे दी थी और आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। सच में दादी, ये बहुत ही सुंदर तोहफा है। इसकी खासियत तुम्हें बाद में पता चलेगी। अगली सुबह सरोज अपने काम खत्म करके ऐसे ही अपना समय जाया करने लगी और तभी अचानक, ये क्या हो रहा है? ये घड़ी से इतने जोर से आवाज कहाँ से आ रही है? अरे, ये तुम्हें समय का कैसे सही इस्तेमाल करना है ये सिखाएगी। अब इसे बंद कैसे करूँ? जब भी तुम तुम्हारा आलस छोड़कर काम करने लगोगी तब ये घड़ी बजना बंद हो जाएगी। अब जाओ, तुम्हें स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। ये सब सुनकर सरोज हक्का बक्का रह गई और जल्दी जल्दी स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। अरे, मैं मेरे काम सही समय से करूँ तो ये घड़ी आवाज नहीं करती है। जाने दो, स्कूल हो जाने के बाद मैं इसे निकाल डालूंगी। उस दिन स्कूल छूटने के बाद सोना और सरोज एक जगह पर बैठकर गप्पे मारने लगी। ये सब देखकर वो घड़ी जोर जोर से बजने लगी। सरोज ने उस घड़ी को निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो उसे नहीं निकाल पाई। आखिर मजबूरी में आकर सरोज वहाँ से उठकर घर चली गई। मैं ये घड़ी निकालकर रास्ते में फेंक दूंगी और सारी झंझट ही खत्म। घर जाते ही उस घड़ी की आवाज बंद हो गई
अब ऐसा ही पूरा महीना चलता रहा। जब भी सरोज अपना वक्त जाया करती, वो घड़ी बजने लगती और सरोज उसे रोक नहीं पाती। अगले दिन स्कूल छूटने के बाद घर आते समय रास्ते में ही खड़ी होकर सरोज उस घड़ी को निकालने की कोशिश करने लगती है। उसके तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो घड़ी उसके गले से नहीं निकलती। बहुत खींचने के कारण उसके गले पर निशान बन जाते हैं। बेचारी सरोज निराश होकर घर चली आती है और अपने दादी से कहती है, दादी, मुझे ये घड़ी निकालनी है, क्या आप मुझे निकाल के दोगी? बेटा, ये घड़ी जादुई घड़ी है। ये अगर किसी को वक्त की कीमत ना हो तो उसे वक्त की पाबंद बना देती है। तुम्हारी ये दादी भी तुम्हारी तरह बहुत खेलकूद किया करती थी, मगर मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरी वजह से घर के सारे सदस्यों को तकलीफ हो सकती है। इसी वजह से मेरी माँ ने मुझे वक्त की कीमत समझाने के लिए